हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। मतलब यदि हमारे पास एक से अधिक सेल हैं तो उनको हम जोड़ने के बाद उससे कितना वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार उसको जोड़ना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक पचौरी और इस पर अभी आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारा। तो चलिए, सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन ज़रूरी क्यों है? मान लीजिए आपके पास एक सेल है ई जिसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। आपको 3 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आप क्या करेंगे? 2 सेल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम एक सेल यहाँ पर जोड़ देंगे। यदि आपको और ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी बनानी है तो यहाँ पर और सेल जोड़ देंगे, और ज़्यादा की बनानी है तो यहाँ पर जोड़ते चलेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको अधिक वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सेलों को हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, आपको वोल्टेज कम या ज़्यादा प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त होगा, विद्युत धारा कितनी मिलेगी उससे, वो हम देखेंगे। तो देखिए, सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है समझाइए। तो कभी कभी उच्च विभवांतर और उच्च विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सेलों को विभिन्न प्रकार से संयोजित कर बैटरी बनाई जाती है। तो संयोजन से प्राप्त धारा का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से हम इसको संयोजित कर सकते हैं? एक तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं सेलों को, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और तीसरा मिश्रित क्रम में, मतलब उसमें श्रेणी भी होगा और समांतर क्रम भी होगा। तो देखिए, ये आपका सेल का प्रतीक, ये प्लस है, ये माइनस, और ये है आपका बैटरी का प्रतीक। इसमें हमने कितनी सेल जोड़ दी है? एक से अधिक सेल जोड़ दी हैं। तो ये आपका बैटरी है और ये आपका सेल है। तो चलिए पहले हम श्रेणी क्रम वाला पढ़ेंगे। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है? परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर बताइए कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। मतलब हमें बताना है कि ये कब हम उपयोग कर सकते हैं, और यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो देखिए हमने पहले क्या किया है, ये कोई विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में हमने एक सेल यहाँ पर ई जोड़ रखी है, दूसरी सेल भी ई है, तीसरी सेल भी ई है। तीनों बराबर एक ही वोल्टेज की सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल कितना है? ई और ई। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है आर और आर, स्मॉल आर। जो ये आर है ये हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा है आर, और के आपकी कुंजी है। ठीक है, और आई इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, यहाँ से जाएगी और ऐसे होकर इधर आ जाएगी। तो चलिए, यही इसमें लिखा हुआ है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से जोड़ा जाता है, और ठीक इसी प्रकार अन्य सेल भी जोड़े जाते हैं। अंत में पहले सेल का धन सिरा और अंतिम सेल के ऋण सिरे को बाह्य प्रतिरोध में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि माना n सेल प्रतिरोध R के साथ चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हमने कितने सेल मान लिए? n मान लिए हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, कितना है? E, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? ये आपका एक E है, ये दूसरा आपका E है, ये तीसरा E है। तो इस प्रकार बहुत सारे n में यहाँ पर हमने सेल जोड़े हैं। तो एक बैटरी का, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो 2 का कितना होगा? 2E होगा, 3 का आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार n सेल का, जो n सेल होंगी उनका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है तब बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? NE। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो देखिए ये R है, ये R है, ये R है। इस प्रकार बहुत सारे n नंबर ऑफ R होंगे क्योंकि n आपने सेल लिए हैं। ठीक है, तो हमने कितने R लिए हैं? n लिए हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध R+R+R, और कितनी बार जोड़ना है इनको? n बार जोड़ना है, इसलिए कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। यदि टोटल कुल प्रतिरोध की बात की जाए तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये तो NR है और ये R है, तो R+NR हो जाएगा। तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ये I। तो अब ओम के नियम से हमको पता है I इक्वल टू क्या होता है? V/R। V मतलब वोल्टेज या विद्युत वाहक बल,
तो विद्युत वाहक बल हमने देखा इसमें कितना है, टोटल NE है, तो हमने ऊपर ले लिया NE, नीचे कुल प्रतिरोध लेंगे, कुल प्रतिरोध कितना R प्लस NR, तो R प्लस NR ले लिया हमने। तो इस प्रकार से I बराबर आ गया NE बटे R प्लस NR। तो ये है जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में किन्हीं सेलों को जोड़ते हैं तो उनके द्वारा कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसका समीकरण कितनी की जाती है, NE बटे R प्लस NR, जहाँ N क्या चीज़ है, सेलों की संख्या, कितनी सेल आपने यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ी है। E है आपका विद्युत वाहक बल, R है प्रतिरोध और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। अब अलग अलग केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1, पहली स्थिति में क्या हो सकता है, मान लीजिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, जो स्मॉल r है इसका मान कितना है, बहुत ज़्यादा कम, तो स्मॉल r इज़ लेस देन r, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए हम क्या देखिए हमारे पास दो चीज़ें R है और NR है। हमें पता है R बहुत ज़्यादा छोटा है इस कैपिटल R से, तो ये जो R है उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे समीकरण से। तो समीकरण 1 में आपका जो R प्लस NR है नीचे, उसमें से NR हमने हटा दिया है, ठीक है। तो क्या बचा, केवल I इक्वल टू NE अपॉन R, ठीक है। अच्छा, यदि इसमें देखा जाए E अपॉन R क्या है, E अपॉन R होता है एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ये आपकी एक सेल लगी हुई है, ठीक है, E, और ये आपका प्रतिरोध लगा है I R। तो इसमें कितनी विद्युत धारा जाएगी, I जाएगी, ठीक है, कितनी जाएगी, I। तो I का मान कितना आएगा, ओम के नियम से आएगा आपका E बटे R। मतलब यदि परिपथ में केवल एक सेल लगी हो तो उसमें कितना करंट जाता है, E बटे R, ठीक है। तो इसका मान आपका आया है I बराबर NE बटे R, जहाँ पर E बटे R क्या है, एक सेल के द्वारा जाने वाली विद्युत धारा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, I बराबर N की जगह हमने N लिख दिया, E बटे R क्या चीज़ है, एक सेल में बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है। तो यदि आपने ऐसी सेल ली है जिसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो I का मान कितना आ जाएगा आपका, NE बटे R। दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हुआ जो बाह्य प्रतिरोध है उससे, तो हम जो नीचे आपका बाह्य प्रतिरोध था उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है जो बाहर प्रतिरोध लगा है उससे, और आंतरिक प्रतिरोध कितने लगे हुए हैं, N लगे हुए हैं। जब एक आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है तो N का तो बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम ज़्यादा होगा। इसलिए हम इस वाले जो कैपिटल R है उसको क्या कर सकते हैं, अब की बार इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका समीकरण था, समीकरण आपका था I बराबर NE बटे R प्लस 2R था। तो यहाँ पर आपने इस R को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इसकी तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसलिए I इक्वल टू NE बटे NR हो गया, तो N से N कट गया, तो I बराबर हो गया E बटे R। E बटे R क्या था, एक सेल के द्वारा बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, यदि आपका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, तब जो विद्युत धारा इसमें आएगी वो कितनी आएगी, E बटे R आएगी। यदि आंतरिक प्रतिरोध आपका बहुत कम होगा तो विद्युत धारा कितनी आएगी, I बराबर N E बटे R। E बटे R है एक सेल के द्वारा विद्युत धारा, ठीक है, N क्या है, सेलों की संख्या। तो इसका मतलब है यदि हमें विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, ज़्यादा, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तभी आपकी धारा ज़्यादा आएगी। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसके धारा कितनी आएगी, E बटे R आएगी। E बटे R क्या था आपका, एक सेल के द्वारा विद्युत धारा, ठीक है। तो आपने N सेल कनेक्ट कर रखी हैं, तो क्या आप यह चाहेंगे कि N सेल हमने लगाई हैं और N सेल के द्वारा जो विद्युत धारा मिल रही है वो केवल एक सेल के द्वारा विद्युत धारा मिलती उतने के बराबर हो, ऐसा हम चाहेंगे क्या, नहीं चाहेंगे कि फालतू पैसे क्यों बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा हम एक सेल नहीं लगा लेंगे क्या। इसलिए जो श्रेणी क्रम है,
ठीक है। श्रेणी क्रम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आपका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। अतः सेलों का श्रेणी क्रम का संयोजन तब लाभप्रद होता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो आर का मान हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, और जो आई का मान आएगा वो ई बटे आर के एक सेल के विद्युत धारा के बराबर आएगा, जो कि बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। चलिए दूसरा हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो अगला है सेलों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। इस संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए तथा बताइए कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार का आपका प्रश्न है। तो इस बार देखिए हमने क्या किया है, ये परिपथ है, इसमें हमने एक सेल लगाई है यहाँ पर ई, ये दूसरी सेल ई, ये तीसरी सेल है ई। इन तीनों का विद्युत बल क्या है, तीनों का बराबर है, और तीनों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इन तीनों को हमने समांतर में जोड़ दिया इस बार। ठीक है, एक का सिरा दूसरे के सिरे से जुड़ा हुआ, ये धन वाला सिरा है, ये दोनों तीनों का ऋण वाला सिरा है। इनको हमने बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया, की मतलब स्विच लगा दिया के। ओके, तो इस प्रकार जोड़ देते हैं। तो चित्रानुसार हमने एन सेल समांतर में लगाई, कितनी सेल एन लगाई, इसमें हमने डायग्राम में 3 ही बनाई हैं, लेकिन एन सेल लगाई, एक्चुअल में कितनी लगाई, एन। प्रत्येक का विद्युत बल कितना है ई, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। क्योंकि सभी सेल बिंदुओं ए तथा बी के बीच जुड़े गए हैं, अतः बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखिए एक बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो है आपका ई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना विद्युत वाहक बल है, ई। यहीं से यहाँ आपकी ये वाली कनेक्ट है तो इसका भी ई होगा, ये इसका भी कितना होगा, ई। तो सभी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई। ठीक है, क्योंकि सभी सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका जो आपका ऊपर वाले का प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। और हमको पता है यदि समांतर क्रम में आपको प्रतिरोध जुड़े हुए मिले हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना आता है, वो आता है आपका, सभी का उल्टा इन्वर्स कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने बार लेना पड़ेगा, n बार, क्योंकि हमने n सेल जोड़ी हैं। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो उस सेल का प्रतिरोध 1/r प्लस दूसरे वाले का 1/r, सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, 1/r डैश के। r डैश यहाँ पर कुल प्रतिरोध, ठीक है, क्या है आपका कुल प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। यदि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना नहीं आता है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम लोग सेलों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो इन सभी को यदि हम जोड़ देंगे 1/r प्लस 1/r और n बार, तो इसका मान आ जाएगा n/r। ठीक है, इसको हमने यदि पलट दिया तो ये आ जाएगा r/n, और ये आ जाएगा आपका पलटने पर r डैश। तो r डैश बराबर मतलब परिणामी प्रतिरोध कितना आया, r/n आ गया। ओके, तो यह यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध r है, कितना r, तब परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा। ठीक, जो आपने सेल ये यहाँ पर जोड़ी थी, ये जो सेल थी, ये सेल, इन सब का हमने परिणामी प्रतिरोध निकाला, वो कितना आया है, ये प्रतिरोध आया है आपका r/n। कितना आया है, r/n, ये देखो ये लिखा हुआ है आपका। ओके, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इन सब का जो परिणामी प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, r/n, और ये है r। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों तो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं श्रेणी में, तो ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, और जुड़ने के बाद कुल प्रतिरोध कितना आएगा, r प्लस r डैश, यानी कि r डैश का मान कितना है, r/n, तो यहाँ पर रख देंगे तो r प्लस स्मॉल r/n। अतः परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी, धारा का मान हमें पता है, ओम के नियम से I बराबर होता है V/R। ठीक है, V है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर कितना है, E है, तो हमने E रख दिया। R है कुल परिणामी
प्रतिरोध, तो कुल परिणामी प्रतिरोध कितना है, आर बटे आर प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर प्लस स्मॉल आर प्लस एन। इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लिया हमने अपॉन में, एलसीएम लेंगे एन और 1 का, तो कितना आएगा आपका, एन आ जाएगा कि नहीं। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया आपका एन और ऊपर आ गया एन आर प्लस आर, ये एन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। तो यही परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का व्यंजक है। कौन सा परिपथ है, समांतर क्रम में यदि हमने सेल को जोड़ा है तो उसके द्वारा कितनी विद्युत धारा आएगी, वो आएगी एन ई बटे एन आर प्लस आर। ठीक है, अब इसमें भी हम 2 केस ले सकते हैं। कौन कौन से, यदि स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा कम हुआ बाह्य प्रतिरोध से, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी विद्युत धारा थी आई बराबर एन ई बटे एन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, एन आर प्लस स्मॉल आर, एन आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमने ये हटा दिया। तो बचेगा क्या यहाँ पर आपका एन ई अपॉन एन आर, तो एन से एन आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका ई बटे आर। ई बटे आर मतलब विद्युत धारा आई बराबर कितना है, ई बटे आर मतलब एक सेल के द्वारा बहने वाली धारा के बराबर। अच्छा, यदि हम दूसरी स्थिति का अध्ययन करें, किसका, यदि आपने आर का मान मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से, किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है आपके बाह्य प्रतिरोध से, तो हम बाह्य प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो हमने यहाँ से एन ई बटे एन आर प्लस स्मॉल आर था, तो यहाँ से हमने एन आर को क्या कर दिया, हटा दिया। तो बचा है क्या, केवल यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा एन ई बटे आर। ठीक है, तो ई बटे आर क्या होता है, एक सेल के द्वारा बहने वाली धारा, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू एक सेल के द्वारा बहने वाली धारा। तो यदि हमें ज़्यादा धारा चाहिए तो एक सेल के द्वारा बहने वाली धारा इंटू एन का गुणा कर दें। कौन सी धारा ज़्यादा है, पहली स्थिति वाली कि दूसरी स्थिति वाली, ऑफ कोर्स दूसरी स्थिति वाली। ठीक है, तो समांतर क्रम कब लाभप्रद होगा, समांतर क्रम तब लाभप्रद होगा जब आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका ज़्यादा है। तो सेलों को हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना कब लाभप्रद रहेगा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका बहुत ज़्यादा कम है। जब बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो विद्युत धारा आएगी उसकी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए। और समांतर क्रम कब लाभप्रद होगा, जब आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक।